क्या आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया में 2 करोड़ 27 लाख इंसान बसते हैं, जबकि ये देश 20 करोड़ रैबिट्स का भी गढ़ है, यानी इंसानों की पॉपुलेशन से 10 टाइम्स ज़्यादा। इन रैबिट्स ने ऑस्ट्रेलिया में इतनी तबाही मचा रखी है कि गवर्नमेंट ने इन्हें पेस्ट स्पीशीज डिक्लेयर कर रखा है। जहाँ ऑस्ट्रेलिया के रैबिट्स एक नुकसानदेह क्रीचर हैं और वो इनसे छुटकारा पाने की हर नाकाम कोशिश कर चुके हैं, वहीं चाइना ने पिछले 30 साल में 40 लाख से भी ज़्यादा रैबिट्स इंपोर्ट की हैं। उनको खाने के लिए नहीं, बल्कि कुबोची डेजर्ट में एक अनोखा एक्सपेरिमेंट करने के लिए मंगाया गया है, और जिसके रिजल्ट ने पूरी दुनिया को हैरान परेशान करके छोड़ दिया है। बुलेट नोमैड की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जब कोई रेगिस्तान हरी भरी ज़मीन को निगल कर उसे रेगिस्तान में कन्वर्ट कर देता है, तो उस प्रोसेस को डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, और इसका सबसे बड़ा विक्टिम है चाइना में मौजूद कबोजी डेजर्ट। एक वक्त था जब कबूची डेजर्ट सालाना 5 लाख एकड़ के हिसाब से फैलता जा रहा था, यानी हर साल ये डेजर्ट 5 लाख एकड़ के करीब उपजाऊ ज़मीन को भी निगल रहा था। उस वक्त चाइना ने एड़ी चोटी का जोर लगाए और डेजर्टिफिकेशन के इस रोल को कम करने की हर कोशिश की। 1950s और 1960s के दौरान कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, सैंड कंट्रोल स्टेशन भी बनाए गए, रेगिस्तान में दरख्त लगाए गए, लेकिन रेत का ये समंदर काबू से बाहर था। फिर एक दिन वैंग वैंग बियांग नामी एक लोकल एंटरप्रेन्योर ने सब कुछ बदल दिया। वैंग ने अपने पैसे एक अजीबोगरीब आइडिया पर लगाए। उसने कई सौ एकड़ रेगिस्तान पर सूखी झाड़ियाँ स्क्वायर शेप से रखना शुरू कर दिया और उनके बीच में वीलो नामक पेड़ लगाना शुरू कर दिए, जिन्हें हम वेद का पेड़ भी कहते हैं। वीलो एक ऐसा पेड़ है जो पानी के बगैर भी जिंदा रह सकता है, क्योंकि इसकी जड़ें रेगिस्तान में 300 फीट नीचे तक जाकर पानी की तलाश करती हैं। ये लकड़ी पेपर और फर्नीचर बनाने के काम आती है, पर सिर्फ तब अगर ये पेड़ रेगिस्तान में टिक पाए। काबूची डेजर्ट में तेज हवाएं रेत को उड़ाकर बिखेर देती है, जिससे अंदर फंसी हुई नमी भी इवेपोरेट हो जाती है। और इन्हीं तेज हवाओं से वीले के पेड़ों को बचाने के लिए इनके चारों तरफ झाड़ियाँ लगाई गई थीं। शुरुआत में वैंग पर सब लोग हंसते थे कि देखो कौन पागल रेगिस्तान में पेड़ लगाता है, लेकिन किसी को भी वैंग के इरादों का आइडिया नहीं था। अगले 3 साल तक सब सही चलता रहा, लेकिन फिर एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। विलोज के पेड़ों को अब स्पेशल केयर की ज़रूरत थी। अगर उन्हें पेपर और फर्नीचर इंडस्ट्री को बेचना है, तो ज़रूरी है कि उसके टहनियों को काटा जाए ताकि उसका तना मोटा हो सके। पर रेगिस्तान में ये काम करना बहुत ही मुश्किल और महंगा लग रहा था, और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आया। यही वो टाइम था जहाँ खरगोश यानी रैबिट्स की एंट्री होती है। खास तौर पर रेगिस्तानी रैबिट्स इस कहानी का हिस्सा बने। रेगिस्तानी रैबिट्स एक खास ब्रीड होता है, जिनका फर बिल्कुल ऊंट के बालों जैसा होता है, बहुत मुलायम, महंगा और लग्जरी कपड़े में इस्तेमाल होता है। लेकिन रैबिट्स को यहाँ लाया ही क्यों गया? उनकी एक छोटी सी आदत ने काबूची डेजर्ट के इकोसिस्टम को ही बदल के रख दिया। रेक्स रैबिट्स विलो के पेड़ से निकलने वाली नई टहनियों को खाना बहुत पसंद करते हैं। जब वो नई और पतली टहनियाँ खाते हैं, तो पेड़ का तना और ज़्यादा मोटा होने लगता है, जो पेपर इंडस्ट्री वाले महंगे दामों पर खरीद के ले जाते हैं। यानी रैबिट्स ने खाना भी खाया और पेपर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल भी दे दिया गया। एक तरफ इन्वायरमेंट, दूसरी तरफ इकोनॉमी, दोनों ही जीत रहे थे। पर ये कहानी की सिर्फ शुरुआत थी। जैसा कि आपने पहले जाना, विलो पेड़ की जड़ें 300 फीट तक ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ये जड़ें रेत के अंदर जाकर रेत की स्टेबिलिटी को भी बढ़ाने लगी, और उससे फ़ायदा ये हुआ कि तेज़ हवा के दौरान अब रेत उड़ती नहीं थी और उनके अंदर फंसी हुई नमी इवेपोरेट नहीं होती थी। इसी बीच रैबिट्स ने अपना असल कमाल दिखाना शुरू कर दिया। रेक्स रैबिट का वेस्ट यानी उनका गोबर फर्टिलाइज़र के तौर पे काम आने लगा। चाइना के ज़ीरो वेस्ट सिस्टम में ये भी एक कीमती प्रोजेक्ट बन गया। दूसरा, रेक्स रैबिट्स की ये ब्रीड सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा करती है। एक फीमेल साल में 50 बच्चों को जन्म देती है, यानी इनका रिप्रोडक्शन रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। जब ये रैबिट्स और ज़मीनें और ज़्यादा उपजाऊ होने लगी, देखते ही देखते रेत खेतों में बदल गई, जहां अब रेक्स रैबिट की एक और अहम खूबी ने इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इनकी एक और खूबी यह थी कि ये घास को हजम कर लेते थे, लेकिन घास के बीज को हजम नहीं कर पाते थे।
इसकी वजह से बीज एज इट इज़ इनके गोबर से निकल जाता था और कुछ अरसे बाद घास फिर से मल्टीप्लाई होने लगती थी। यानी रैबिट्स ने न सिर्फ विलो ट्रीज की मेंटेनेंस का काम किया बल्कि घास भी उगाई और लास्ट में उनके फर को भी महंगे दामों पर बेचा जाता था। ये प्रोसेस एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बन गया। रैबिट्स ने लिटरली रेगिस्तान को हरा भरा करना शुरू कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट की सक्सेस के बाद वैंग सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। उसने 100 बुलडोजर्स किराए पर लिए और रेगिस्तान के टीलों को लेवल करना शुरू कर दिया। उसने खड्डे भरे, ज़मीनें सीधी करी और उस पर विलो के पेड़ लगाना शुरू कर दिया। इस दौरान उसने लोकल लोगों को भी इनकरेज किया वो रेक्स रैबिट पालते। उसने चाइनीज़ गवर्नमेंट की मदद से लाखों रेक्स रैबिट मंगाए और लोकल लोगों में बांट दिए। हर घर अब एक छोटा सा फार्म बन गया था। 10 साल तक प्रोजेक्ट चलता रहा और पूरा एरिया ही बदल गया। एक वक्त था जब यहाँ रेत के अलावा कुछ नहीं दिखता था। अभी हरा भरा एरिया कुबुतु डेजर्ट का टोटल एरिया 18,600 स्क्वायर किलोमीटर पर फैल गया था, जिसमें यूएन रिपोर्ट के मुताबिक 33% या फिर 6,250 स्क्वायर किलोमीटर हरा भरा हो चुका है। ये 30 सालों की जिहाद की मेहनत का नतीजा है।